दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के बारे में। और यहाँ पे ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। तो यहाँ पे उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनती है वो टॉपिक हम आपको यहाँ पे अच्छे से बताएंगे क्वेश्चन को। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, एग्जाम में टाइम कम है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी आपको ये सारा चीज बतला दे जितना कम टाइम में। लेकिन यहाँ पे मेरा काम है कि आपको समझाना भी, तो थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये जरूरी है, आप ये जान रहे हो तो देखिएगा अच्छे से। साथ में पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वसूली खाता क्या है? व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? देखिए, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप समझने के उद्देश्य से आए हैं। हमारे वीडियो में कोई ये इंटेंशन नहीं होता है कि स्टूडेंट को रटना पड़े कोई भी क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरीके से समझाते हैं। तो आप अच्छे से माइंडसेट ये बनाइए कि आपको हर एक क्वेश्चन समझना है, पूरा माइंड फ्रेश करके देखिए। वसूली खाता क्या है? वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है। मतलब ये क्या है? एक नाम मात्र खाता है। ये क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। मतलब इसका कोई नाम नहीं, मतलब ये बेकार का मतलब अकाउंट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है कुछ खास। देखिए, ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि जो भी संपत्ति होता है ना उसको बेचा जाए। एक फर्म जब बंद होता है उस समय ये खाता खोला जाता है। एक फर्म जब बंद होता है मतलब वो समाप्त हो गया, उसका जो काम था वो बंद होने वाला है, तो अब उस समय ये खाता बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो दायित्व तो हम किसी से रखे हुए, किसी का रखे हुए हैं, मतलब हमको किसी को पेमेंट करना है तो वो पेमेंट के बारे में इसमें लिखेंगे। इस अकाउंट में किसी को रुपया दिए हुए हैं तो वो पैसा लेंगे, वो लिखेंगे इसमें। जो हमारे पास संपत्ति है, जो बिल्डिंग्स में हम जो काम करते थे वो बिल्डिंग बेचेंगे, जो मशीन है वो बेचेंगे। तो सबका लेखा जोखा करने के लिए यहाँ पे वसूली खाता बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे वही चीज है, वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है यानी नाम मात्र खाता है। यह संपत्तियों की वसूली एवं दायित्व के भुगतान से होने वाले लाभ अथवा हानि के निर्धारण के लिए बनाया जाता है। जो भी संपत्ति हम बेचेंगे उससे जो वसूली होगी और जो दायित्व का भुगतान करेंगे वो सब सारा कुछ का वहां पे देखा जाएगा, कितना लाभ होता है कितना हानि होता है, उसके निर्धारण के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। इस खाते के लाभ हानि को साझेदारों के खाते में उसके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ये क्वेश्चन कि साझेदारों के खाते में क्या होता है, जो लाभ विभाजन अनुपात होती है उसके अनुसार जो है लाभ अथवा हानि को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जो उसका जो है शेयरिंग रेशियो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा ना, कि ये नहीं होगा ना कि जो भी एक साझेदार बोलेगा नहीं भाई हमको आधा दे दो और तुम दोनों आधा में से बांट लो, ऐसा थोड़ी होता है। जो रेशियो है वहां पे उसके रेशियो में बांटा जाएगा। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोकड़ प्रवाह क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? चलिए इसको भी क्वेश्चन को समझाते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जो दी हुई अवधि में किसी उपक्रम में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के अंतर्वाह यानी इनफ्लो जो होता है तथा बहिर्वाह आउटफ्लो को प्रदर्शित करता है। यह ऐसा विवरण है जो दो अवधियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे इतना साधारण भाषा में हम आपको लिख दिए कि आपको एक बार बोलते होंगे आपको समझ में आ जाता होगा। देखिए बेसिकली रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जो कि दो अवधि, मतलब एक अवधि ये है एक अवधि ये है, दो अवधि के बीच जो भी आउटफ्लो होता है इनफ्लो होता है, मतलब जो भी पैसा का लेन देन होता है सब के बारे में यहाँ पे लेखा जोखा किया जाता है इस स्टेटमेंट में, इस विवरण में, रोकड़ प्रवाह विवरण में। तो यहाँ पे ये पूरे अच्छे से हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है ख्याति क्या है? तो ख्याति यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज गुडविल? तो आंसर यहाँ पे लिखना है आपको एग्जाम में ऐसे, गुडविल क्या होता है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है यानी इंटेंजिबल एसेट्स होता है। मतलब ये क्या है? अमूर्त, इसको देख नहीं सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, बस इसको महसूस कर सकते हैं। इसका एक कीमत होता है, इसका एक मूल्य होता है अदर संपत्ति की तरह। मतलब जितना भी अन्य संपत्ति है उसके एक तरह जो है इसको भी बेचा जा सकता है। जैसे आप जो है कोई बिल्डिंग बेच देते हो, मशीन बेच देते हो, वैसे ही आप गुडविल को भी बेच सकते हो। जैसे आज मेरा एजुकेशन बाबा चैनल है या फिर एडो आदित्य ये चैनल है, इसका एक नाम है, इसका एक गुडविल है, आप लोग को पसंद आता है, ये हम किसी और के साथ बेच सकते हैं, हम लोग 1 करोड़ रुपया में बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ये यहाँ पे वही चीज है कि हम जो ये नाम बेचेंगे ना, नहीं तो ये जितना हमारे पास जो यूजर्स हैं, जितना आप लोग हैं उतना में तो और बहुत सारे चैनल्स है, लेकिन यहाँ पे जो नाम एडो आदित्य का है वो बहुत चैनल्स का नहीं होता है। तो ये एक गुडविल है और इसको हम किसी और के साथ अदर संपत्ति जैसे हम बेचते हैं, जैसे कुछ भी बेच देते हैं, कॉपी किताब बेच देते हैं दुकानदार अगर हैं, तो वैसे ही गुडविल को भी बेचा जा सकता है।
उसके बाद है ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का मूल्य है जो इसे निवेश पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने में समर्थ बनाता है। देखिए ये क्या होता है, गुडविल एक ऐसा मतलब क्या होता है, बस इसको एक तरह से वस्तु बोल सकते हैं। ये एक ऐसा जो है निवेश होता है जो कि मतलब सामान्य लाभ से जो है ज्यादा लाभ आपको दिलवाता है। मतलब अगर आप जैसे अभी देखो पूमा का शूज अगर बात करोगे, यहाँ पे कोई ब्रांड का यहाँ पे कुछ नहीं हम बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए पूमा का ब्रांड है यहाँ पे और एक तरफ एक्सपार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे पूमा का ऑब्वियसली जो है बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपार्क्स हुआ, उसके बाद इस साइड हुआ पूमा। अब यहाँ पे पूमा का क्या होता है, यहाँ पे पूमा का क्या होता है, गुडविल बहुत अच्छा है आपके नजर में, उसका क्या है, नहीं ये ब्रांड बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये जूता बहुत अच्छा देता है, इसका महंगा आता है, तो यहाँ पे आपके नजर में ये ब्रांड का इज्जत थोड़ा सा हाई है। तो आप ज्यादातर सोचोगे कि एक्सपार्क्स का ले रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा है ही तो हम क्यों ना पूमा की तरफ चले जाए, पूमा ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको एक्स्ट्रा पैसा मिला और यहाँ पे यही सेम मटेरियल है इसके पास और ये बेच रहा है 2000 रुपया में, 2000 में, और यहाँ पे यही बेच रहा है 5000 में। फिर भी आप जाओगे पूमा की तरफ, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे दोनों में सेम है, आप देखोगे नहीं प्यूमा है, उस पर प्यूमा लिखा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज। इसलिए यहाँ पे क्या है, गुडविल जो होता है ना वो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा लाभ अर्जित करने में समर्थ बनाता है, मदद करता है। और उसके बाद चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों आप लोग अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करिएगा एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में या फिर एडू आदित्य चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट करिएगा अगर आपको हमारा ये काम पसंद आती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसमें है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, अथवा लाभ हानि समायोजन खाता क्या होता है। देखिए लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता दोनों सेम ही अकाउंट है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, हम आपको अच्छे से अंतर अभी बताते हैं। देखिए पूर्ण मूल्यांकन खाता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, पूर्ण मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है। क्या है, अवास्तविक खाता है। यह संपत्तियों एवं दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। देखिए एक तो आप देखे थे क्या चीज, एक आप देखे थे समापन खाता जो था, आप वसूली खाता एक देखे थे, हाँ वसूली खाता, उसमें क्या था, वो फर्म के समापन के वक्त बनाया जाता है जब फर्म बंद होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है पुनर्मूल्यांकन खाता, ये क्या है पुनर्मूल्यांकन खाता, जब फर्म का पुनर्गठन होता है, जब फर्म जो है दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब पहले कुछ और रूल था अब कुछ और नया रूल आ गया, तो उस समय क्या होगा, बीच में फर्म का पुनर्गठन होगा तो वो अकाउंट उस समय खोला जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है, यह संपत्तियों एवं दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। देखिए एक अकाउंट बनाया जाता है, ये कब होता है, देखिए कोई एक नया साझेदार प्रवेश किया, ठीक है, नया साझेदार हम थोड़ा सा समझा देते हैं, सॉरी इसके लिए आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि आप लोग कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, फिर भी चलिए बताते हैं। कुछ एक नया साझेदार प्रवेश हुआ या फिर एक साझेदार चला गया, मान लीजिए एक साझेदार प्रवेश किया तो उस समय क्या होगा, वो कुछ पूंजी वगैरह लाएगा और लाभ हानि पहले जो है 3 साझेदार था तो 1:1:1 में डिवाइड करता था। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा एक और साझेदार आ गया, 4 साझेदार हो गया, तो कुछ तो रेशियो उसको भी देना होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ विभाजन जो रेशियो था उसमें चेंजेस आएगी, उसके बाद पूंजी में चेंजेस आएगा। क्योंकि देखिए गुडविल यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 लाख का गुडविल है, यहाँ पे 2 लाख का गुडविल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 200 लाख का गुडविल है, मान लीजिए 200, यहाँ पे 2 करोड़ का, सिंपल समझ लीजिए 2 करोड़ का अगर गुडविल है तो क्या होगा, नया साझेदार जो आएगा उसको भी तो कुछ अपना गुडविल लाएगा, जो हम लोग अभी नाम बना के रखे हुए हैं एजुकेशन बाबा टीम में, अगर किसी और को भी लेते हैं उसको भी तो कुछ लाना होगा, तब तो उसको हम अपने टीम में शामिल करेंगे, ऐसे ही नहीं ना किसी को भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वहां पे क्या होगा, गुडविल बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई एक फर्म में कंपनी में कोई एक व्यक्ति और आ रहा है तो यहाँ पे यहाँ पे पूंजी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी कुछ शेयर चाहिए, तो यहाँ पे फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। जब भी एक साझेदार का मृत्यु होता है, चाहे जब भी एक साझेदार प्रवेश करता है, जब भी एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, उस समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक अवास्तविक खाता है, यह संपत्तियों एवं दायित्व के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्व के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्तियों एवं दायित्व के लिए फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए इसमें हम आपको और भी डिटेल से बता सकते हैं, बहुत ही डिटेल से बता सकते हैं, लेकिन अभी छोड़िए, अभी एग्जाम का पूरा करीब है तो आप लोग ऐसे बस आंसर देख लीजिए। आगे यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये चलिए आंसर देखते हैं। प्राप्ति एवं, यहाँ पे एवं होना चाहिए, हम नहीं होगा, यहाँ पे एवं होगा। प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन वर्ष के रोकर तथा बैंक लेन देनों का सारांश है। प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में तिथिवार प्रविष्टियां नहीं की जाती है। उसके बाद इसमें प्रविष्टियां जो है सारांशित रूप में की जाती है। यह
खाता वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, यह गैर लाभ वाले संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। सिंपल। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ये जो है गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें जो है प्रविष्टियां जो होती है तिथिवार नहीं होती है, मतलब डेट बाय डेट यहाँ पे प्रविष्टियां नहीं होती है। इसमें हर डेट क्या हो रहा है वो चीज नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें सारांशित रूप में लिखा जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, आय व्यय खाता क्या है। व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इसको भी समझिए। आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। ये क्या है, एक नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है, याद रहेगा। अवास्तविक नॉमिनल एक ही हुआ। उसका देखिए आय व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश है। आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थानों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, गैर व्यापारिक संस्थानों के द्वारा यह तैयार किया जाता है, एक नाममात्र खाता है, याद रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं, आप लोग इसको और भी अच्छे खासे बढ़ा चढ़ा के आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानिए कि आप लोग सटीक में आंसर लिखिएगा, ज्यादा मतलब फालतू का कुछ भी बात नहीं लिखना है, सटीक आंसर लिखिए। अगर कम लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सटीक आंसर होना चाहिए। उसके बाद है वित्तीय विवरण क्या है। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आंसर इसको कैसे लिखना है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय विवरण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खातों का सारांश प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान जो होता है, व्यापारी जो होता है, उसके जो व्यापार होता है, उसका जो कंपनी वगैरह होता है, फर्म होता है, उसका जो सारांश पूरा प्रस्तुत करता है कि उसका क्या स्थिति है, उसका फाइनेंशियल क्या स्थिति है, वो कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियल मैटर में। उसके बाद है वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। वित्तीय विवरण एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। आपको मन हुआ कि आपका जो कंपनी है उसका लास्ट में आप 31 दिसंबर को आप देखोगे कि इस साल मतलब मेरा कंपनी जो है कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा स्ट्रांग है मेरा कंपनी, आगे चल के कैसा रहेगा, ये सब यहाँ पे वित्तीय विवरण से पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखिए अभी हम लोग देखें वित्तीय विवरण क्या होता है, उसके बाद वित्तीय विश्लेषण क्या होता है। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर देखिए कैसे लिखना है। वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों के में दिए गए आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत करना एवं उनका उचित वर्गीकरण करना है ताकि उससे महत्वपूर्ण अर्थ निकाले जा सके। इसलिए इस विवरणों की महत्ता इसकी रचना में नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से संस्था की वित्तीय स्थिति का अध्ययन से है। यहाँ पे क्या है, जो वित्तीय विवरण रहेगा ना उसका विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स लिखा रहेगा, वो होता है वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसमें आप उस संस्था के बारे में जो एंट्रीज हुआ है, जो विवरण है, उसको और डिटेल तरीके से जान सकते हैं वित्तीय विश्लेषण में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है, कंपनी का अर्थ है किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसके स्थापना कानून अथवा अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे ये हो गई कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी क्या होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, एक जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे उसका भी एक आधार कार्ड हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ पे जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है वैसे उसका भी एक बैंक अकाउंट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है जैसे आपका है, उसी तरीके से कंपनी का भी हो सकता है। मतलब उसमें कोई जो है मतलब जरूरी नहीं है, अगर जो है उसके ऑनर मर जाते हैं, मतलब मान लीजिए बाई चांस अगर ऑनर का डेथ हो जाता है, कोई और जो है उनके जो उत्तराधिकारी हैं या फिर जो और जो पार्टनर्स वगैरह हैं उसमें जो उसमें मेंबर्स वगैरह हैं, तो वो अपना आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब एक जो है साझेदार के कोई भी मतलब निधन वगैरह पे कंपनी कभी बंद नहीं होता। देखिए कंपनी के बारे में एक और क्वेश्चन आगे हम आपको बताएंगे, कंपनी से आप क्या समझते हैं आगे, चलिए अभी बताते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या अंश क्या है, व्हाट इज शेयर। यहाँ पे आंसर देखिए, प्रत्येक कंपनी को पूंजी की निश्चित राशि को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। पूंजी की प्रत्येक छोटी इकाई अंश कहलाती है, अंश चल संपत्ति होती है। देखिए आपके पास एक कंपनी के पास पैसा की जरूरत हुआ तो वो शेयर निकाला, अब लोग उसको शेयर को खरीद रहे हैं। शेयर जो है कितना हो गया, शेयर हो गया मान लीजिए 5 लाख का शेयर हो गया, ठीक है, 5 लाख का शेयर हो गया। अब यहाँ पे व्यक्ति जो आया, एक व्यक्ति यहाँ पे ये खरीदने वाला है, तो यहाँ पे ये 5 लाख यहाँ पे शेयर ये खरीदा, 5 लाख में से 2 लाख शेयर खरीदा, ठीक है, ये 2 लाख का शेयर खरीदा। और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 लाख एक टाइम में पेमेंट नहीं कर सकता है, मतलब एक नॉर्मल आदमी है
है, वो 2 लाख एक टाइम में पेमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया, उसको छोटे छोटे पूंजी में मान लिया, छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दिया कंपनी कि भाई 2 लाख नहीं, तुम जो है पहला अलॉटमेंट में तुम कितना दे दो हमको, पहला में आप 50,000 दे दो, फिर सेकंड में आप 50,000 दे देना, फिर थर्ड में आप 50,000 दे देना, फिर अंतिम में आप 50,000 दे देना। तो ऐसे करके इस व्यक्ति के लिए भी अच्छा रहेगा और कंपनी को भी पूरा पैसा 2 लाख मिल गया, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। तो अंश इसी को कहते हैं। ये जो डिवाइड हुआ, एक पूंजी जो था 2 लाख, इसको डिवाइड किया गया छोटे छोटे इकाइयों में, जिससे क्या होगा, ये इसको व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से ये कर सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे ना, आप लोग बनाते होंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर थर्ड कॉल या फाइनल कॉल, तो आप ये सब सुने होंगे। यही जो है शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब क्या हुआ, ये अंश हुआ। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी का निर्माण समझौते से होता है। इसके इस संबंध अथवा समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुरानी साझेदारी अर्थात समझौते का अंत हो जाता है। देखिए, एक साझेदार में जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है या फिर उसका निधन होता है, जब भी वो बाहर अवकाश ग्रहण करता है, तो उसमें साझेदारी का पुनर्गठन होता है और नया पूरा अकाउंट जो है, पुनर्गठित फर्म जो है पूरा पुनर्गठित हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। और उसमें जो फर्म में जो समझौते में परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है और उसे पुनर्गठन कहते हैं। इस दशा में फर्म का क्या होता है, पहले की तरह ही कार्य करती रहती है। तो मतलब फर्म जो है बंद नहीं होती है पुनर्गठन की प्रक्रिया में, लेकिन वही समापन की प्रक्रिया में, विघटन की प्रक्रिया में फर्म बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये सवाल हो गई। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम जो है इसका सीधा टेलीग्राम पे हम आपको इसका जो है क्या दे देंगे, पूरा पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप पीडीएफ ले लीजिए और आराम से सेल्फ स्टडी रीड कर लीजिए। और ये वीडियो आप समझने के लिए और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। पहले इसको शेयर करिए जल्दी जल्दी, सारे लोग, जितने भी ग्रुप्स वगैरह है सभी लोग शेयर कर दीजिए। अभी अगर हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, आप तो हमारे लिए एक मदद कर सकते हैं। शेयर करिए सभी लोगों के साथ और लाइक करिए, ताकि आगे और भी लोगों को रिकमेंड करें। आप लोग लाइक करते हैं तो ये आगे और भी रिकमेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे जो मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।